एमडी कैट में 81 एमसीक्यूज यानी 45% हिस्सा आपके बायोलॉजी सब्जेक्ट से आएगा। और एमडी कैट जैसा टेस्ट जहां पर कंपटीशन इस हद तक बढ़ चुका है कि आपको एडमिशन हासिल करने के लिए 170 175 तक मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे, तब जाकर आपका एडमिशन एक मेडिकल कॉलेज के अंदर होगा। तो यहाँ पर आपके पास गलती की गुंजाइश बहुत ही ज़्यादा कम रह जाती है। अब बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप इजीली 81 में से 81 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सो ये आपको एक बहुत बड़ा पुश दे सकता है आपके एडमिशन की तरफ। अब ये हम किस तरह अचीव करेंगे, इसके लिए आज से हम जो है तो अपनी एमडी कैट बायोलॉजी का कोर्स बाकायदा स्टार्ट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम हान खान, सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट बाचा खान मेडिकल कॉलेज and the founder of MD Academy, which is a platform I am building to give students the system I wish I had when I was preparing for MDCAT back in 2024. This platform is going to be launched in the June of this year and we are going to enroll our first batch for the MDCAT 2026. But उस प्लेटफॉर्म के लिए जो मैंने अपनी बायोलॉजी का कोर्स बनाया था, आई हैव डिसाइडेड कि मैं उसको फ्री अपलोड करूंगा इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। सो आज से हम जो है तो उसका आगाज़ कर रहे हैं। दिस इज़ लेक्चर 00 इसलिए बिकॉज इसमें मैं आपको बेसिक गाइडलाइंस बताऊंगा, बेसिक गाइडेंस दूंगा अबाउट बायोलॉजी एंड वो नेसेसरी चीज़ें जो कि मुझे लगता है आपकी हेल्प करेंगी इस कोर्स को बेहतर तरीके से यूटिलाइज करने में और एमडी कैट में कि बायोलॉजी पोर्शन में 81 में से 81 मार्क्स स्कोर करने में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, सो द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द एमडी कैट सिलेबस। स्टूडेंट्स को बहुत ही ज़्यादा क्वेरीज हैं इस रिलेटेड, सो वन बाय वन हम जो है तो इसको हल करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त आप लोगों के पास 2025 का सिलेबस मौजूद है और आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होंगे कि हम इस ही सिलेबस को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दें या ऐसा ना हो कि हमारे पास 2026 का सिलेबस आ जाए तो फिर ये हमारी जो मेहनत है ये ज़ाया चली जाएगी। और कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे डीएम में ये क्वेश्चंस भी पूछा है कि सर हम सिर्फ इस सिलेबस को फॉलो करें या हम जो है तो सिलेबस में जो चैप्टर्स मेंशन हैं उनको तमाम के तमाम करें, यानी इसके टॉपिक्स करें या पूरे के पूरे चैप्टर करें। देखो स्टूडेंट्स, एमडी कैट का और पीएमडीसी का ये रिवाज आता जा रहा है कि सिलेबस ऑलमोस्ट 90% हर ईयर हमारे पास, कभी कभी तो 100% ही सेम रहा है और कभी कभी जो है तो 90 तो नहीं 99% जो है तो वो सेम रहा है। ओके, मैं आपको मिसाल दूंगा, हमारा जो 2023 में सिलेबस आया था वही सिलेबस 2024 के लिए भी था और वही सिलेबस में थोड़ी सी चेंजेस करके आपके पास 2025 का सिलेबस आ गया। और अब 2025 का सिलेबस, अंदेशा यही है कि यही सिलेबस, चूंकि अभी इसमें चेंजेस हुए हैं, तो यही सिलेबस आपका 2026 में भी रिपीट हो जाए। लेकिन अगर हमारे पास सिलेबस चेंज होता भी है तो बहुत सी माइन्यूट चीज़ें जो है तो उसमें चेंज होंगी। बाकी मुझे नहीं लगता कि एमडी कैट का सिलेबस जो है तो वो ए टू जी चेंज होगा। तो फ़ायदा आपका इसी में है कि आप अभी ये 2025 का जो सिलेबस चल रहा है इसी को आप फॉलो करें और पूरे चैप्टर पूरे के पूरे ना करें। उसकी वजह मैं आपको बाद में बताऊंगा जब हम फर्दर पॉइंट्स के ऊपर आएंगे। लेकिन यहाँ तक आई थिंक आपका क्वेश्चन जो है तो वो हो चुका है। अच्छा, अब इसमें कुछ स्टूडेंट्स को ये भी कंसर्न है कि सर आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे। आउट ऑफ द सिलेबस, आउट ऑफ द सिलेबस। तो स्टूडेंट्स, ऐसा है कि एमडी कैट में 2025 से पहले बहुत बार आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चंस आए हैं, आउट ऑफ द बुक सिलेबस आए हैं, लेकिन उन्हीं की वजह से 2025 में पीएमडीसी ने ये स्टेप लिया है कि उन्होंने एक कंबाइन और सेंट्रलाइज क्वेश्चन बैंक बनाया है, खुद बनाया है। पीएमडीसी ने जो अपना सिलेबस दिया है उसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने अपना खुद एक एमसीक्यू बैंक बनाया है और वही एमसीक्यू उन्होंने प्रोविंस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है ताकि आपने इन ही एमसीक्यूज़, इस ही क्वेश्चन बैंक के अंदर से आपने एमसीक्यूज़ उठाने हैं और उसको अपने टेस्ट के अंदर इंक्लूड करना है। तो इस ही वजह से पीएमडीसी ने ये स्टेप लिया है। सो 2025 के एमडी कैट में भी आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चंस नहीं थे और 2026 एंड ऑनवर्ड जो एमडी कैट आएंगे उसमें आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चंस नहीं होंगे। तो ये डर जो है तो अपने दिमाग से निकाल लें। एंड इफ इन केस आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चंस आ भी जाएं तो पीएमडीसी जो है तो अब ग्रेस मार्क्स दे रही है उन क्वेश्चंस को। ओके, इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे ये भी पूछा है कि हम बुक जो है तो वो कौन सा फॉलो करें। स्टूडेंट्स, इसका इजी जवाब अगर मैं आपको देना चाहूँ वन वर्ड, वो है कि आपके अपने प्रोविंस का बुक, अपना प्रोविंस। और इसकी एक्सप्लेनेशन मैं अभी आपको देता हूँ कि क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि आपने अपने अपने प्रोविंस का बुक यूटिलाइज करना है। देखो स्टूडेंट्स, पीएमडीसी ने एक सेंट्रल क्वेश्चन बैंक बनाया है।
तो आप लोगों का सवाल वैलिड है कि इस क्वेश्चन बैंक में एमसीक्यूज किस बुक से इंक्लूड होंगे, और या अगर तमाम बुक से इंक्लूडेड हैं तो फिर तो हमें तमाम बुक्स रीड करने चाहिए। ऐसा नहीं है। जब हमारे पास एक सेंट्रलाइज क्वेश्चन बैंक बनेगा और पीएमडीसी को ये चीज़ पता है कि हर प्रोविंस का जो बुक है वो चेंज है, तो पीएमडीसी पागल नहीं है कि वो उसमें वो वाले पॉइंट्स खासकर इंक्लूड करे जो किसी एक बुक के अंदर मौजूद हैं लेकिन बाकी बुक्स के अंदर वो चीज़ मौजूद नहीं है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि ऐसे किसी पॉइंट के ऊपर एमसीक्यू आ जाए। ओके, सो ये डर आपने एक बार अपने जहन से निकाल लेना है कि कभी इस तरह के पॉइंट के ऊपर एमसीक्यू आ सकता है जो मेरी बुक में नहीं है लेकिन किसी दूसरे की बुक में है। नो, जो कॉमन चीज़ें हैं उन्हीं में से एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। लेट्स से अब हर बुक के अंदर है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, तो माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल के ऊपर एमसीक्यू आ सकता है। जो मैंने जितनी स्टडी की है इन बुक्स की, 95 टू 90%, 90 टू 95% इस तरह बोलना चाहिए कि दीज आर सेम है एक दूसरे के साथ। सिर्फ फ़र्क ये है कि एक बुक में ज़रा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी होगी किसी टॉपिक के बारे में, दूसरी बुक में ज़रा कम इन्फॉर्मेशन दी होगी किसी टॉपिक के बारे में, लेकिन जितनी इन्फॉर्मेशन दी है उसमें से आपका ये क्वेश्चन बैंक बन चुका है। ओके, तो दैट्स कॉमन टू ऑल। ओके, अब मैंने आपको बात कही है लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स इस तरह होंगे वो फिर भी उनका वो दिल नहीं मानेगा कि हम किस तरह अपने प्रोविंस का बुक रीड करें और बाकी प्रोविंसेस हम छोड़ दें। तो मैं आपको एक केस सिनेरियो देता हूँ। लेट्स से हम एक हमारे पास है स्टूडेंट ए, यहाँ पर हमारे साथ है स्टूडेंट ए, और स्टूडेंट ए जो है तो हमारे साथ बड़ा काबिल बच्चा है। ये हमारे साथ 2 से लेकर 3 लेक्चर्स देखता है, ओके, किसी टॉपिक के ऊपर। इसके बाद ये हमारे साथ जो है तो ऑल प्रोविंसेस की बुक्स पढ़ता है, ऑल प्रोविंस, और अगर ऑल प्रोविंस नहीं भी पढ़ सकता तो अपना प्रोविंस, और इसके बाद जो है तो ये फेडरल पढ़ लेता है या ये फिर जो है तो पंजाब पढ़ लेता है। ओके, इसके बाद ये 3 से लेकर 4 तो ये प्रेप्स बुक पढ़ता है, प्रेप्स बुक, प्रेप बुक्स होना चाहिए। ओके, इसके बाद भी इसका जो है तो वो दिल मुतमईन नहीं होता और ये फिर उसके बाद भी नोट्स के पीछे जाता है। ओके, ऑन दी अदर हैंड हमारे साथ एक स्टूडेंट बी है, स्टूडेंट बी। स्टूडेंट बी हमारे साथ एक लेक्चर देखता है, 1 लेक्चर, अपने नोट्स बनाता है, अपने नोट्स, इसके बाद अपनी बुक पढ़ता है, अपनी प्रोविंस की बुक, और बाकी का जो इसके पास टाइम रह जाता है उसमें ये हमारे साथ टेस्ट देता है और इसके अलावा जनरल एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करता है। अब आप लोगों को स्टूडेंट ए का भी मैंने बता दिया कि स्टूडेंट ए क्या चीज़ करता है, और आपको मैंने स्टूडेंट बी का भी बता दिया कि स्टूडेंट बी क्या करता है। स्टूडेंट ए को लगता है टाइम एक टॉपिक कवर करने में तकरीबन तकरीबन हमारे साथ 3 से लेकर 4 घंटे, जब वो 3 से 4 लेक्चर्स देखता है। स्टूडेंट ए की अप्रोच को हम कहते हैं परफेक्शनिस्ट अप्रोच, परफेक्शनिस्ट, सही है। और स्टूडेंट बी जो है इसको मैं कहता हूं स्मार्ट अप्रोच, स्मार्ट अप्रोच। आई होप अप्रोच की स्पेलिंग मेरी ठीक है। होता ऐसा है कि चूंकि स्टूडेंट ए 3 से लेकर 4 घंटे ले रहा है, इसको अपना सिलेबस कंप्लीट करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। और मैंने ये चीज़ नोट की है कि ये टाइप ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं ये वीकली टेस्ट नहीं दे रहे होते। उसकी वजह ये कि आपका वीक के एंड में 4 से लेकर 5 चैप्टर्स का टेस्ट है, और जब आप उसको इस तरीके से प्रिपेयर करोगे, आपसे एक चैप्टर भी प्रिपेयर नहीं होगा पूरे वीक में। अल्टीमेटली क्या होता है, ही इज़ नॉट गोइंग फॉर द टेस्ट। वो कहता है कि मैं जब तक ये चैप्टर्स अच्छे तरीके से प्रिपेयर ना कर लूँ तब तक मैं टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करता जाऊँगा। ऑन दी अदर हैंड जो हमारे साथ स्टूडेंट बी है वो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दे रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा है, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा मिस्टेक्स हो रही हैं, वो उन मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कर रहा है, सही है। और क्या होता है हमारे साथ कि वो उस टेस्ट के एनवायरनमेंट के साथ तो ख़ुद को कंफर्टेबल करने की कोशिश करता है, वो अपनी वो गेस वाली एबिलिटी जो है तो उसको निखारता है। अल्टीमेटली आप मुझे बताएं किसको ज़्यादा फ़ायदा होगा, कौन एमडीकैट को ज़्यादा आसानी के साथ क्रैक कर पाएगा। अभी मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि आपका काम आपकी एक बुक से हो सकता है। अभी जो 2025 का पेपर आया था तो उसमें आपके प्रोविंस का पेपर आप ही के बुक से सॉल्व हो रहा था, तो स्टूडेंट बी इज जस्ट फॉलोइंग दैट, एंड जितना भी ज़्यादा टाइम उसके पास बचता है, ही जस्ट गो फॉर टेस्ट, ही गो फॉर प्रैक्टिस, ही गो फॉर रिवीजन, ही गोज फॉर रेक्टिफाइंग हिज मिस्टेक्स। स्टूडेंट ए जो है तो वो उस ही एक सिलेबस के पीछे लगा हुआ है, उसको बेहतर से बेहतर तरीके से प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहा है। यू आंसर मी, कौन एमडी कैट को क्रैक कर पाएगा? स्टिल देयर विल बी अ लॉट ऑफ स्टूडेंट जो कि कहेंगे स्टूडेंट ए क्रैक कर पाएगा, ऐसा नहीं है।
स्टूडेंट ए को अपनी मिस्टेक्स ही का नहीं पता बिकॉज ही इज़ अवॉइडिंग टेस्ट्स। स्टूडेंट ए का सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा, वो डीमोटिवेशन में जा रहा है। लेकिन स्टूडेंट बी फास्ट अप्रोच कर रहा है, वो चीज़ सही है, उतने बेहतर तरीके से प्रिपेयर नहीं कर रहा, लेकिन उसके पास टाइम रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा है, वो उसको बार बार रिवाइज कर रहा है। और बायोलॉजी में आपका मेन मसला यही होता है ना कि यू कैन नॉट रिटेन द इन्फॉर्मेशन। स्टूडेंट बी रिटेन कर पा रहा है इन्फॉर्मेशन को बिकॉज एक तो उसने कम इन्फॉर्मेशन पढ़ा है, और दूसरा ये कि वो उस पर बार बार टेस्ट दे रहा है, उसको बार बार रिवाइज कर रहा है। सो आपकी अप्रोच स्टूडेंट बी की तरह होनी चाहिए, आपको स्टूडेंट ए की तरह अप्रोच नहीं रखनी चाहिए। फर्दर डिस्कस करते हैं कि हाउ टू रिटेन इंफॉर्मेशन, हाउ टू रिटेन बायोलॉजी की इंफॉर्मेशन। I've heard multiple students saying this कि बायोलॉजी सिर्फ और सिर्फ रट्टा है, बायोलॉजी सिर्फ और सिर्फ रट्टा है और इसमें आपने क्रैमिंग करनी है। नो, इट इज़ एक्चुअली अ वेरी स्मार्ट वे बायोलॉजी को सीखने का और बायोलॉजी को याद रखने का। क्या है वो स्मार्ट वे? फ्रेंड, जब भी आप कोई नई पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन पढ़ते हो तो ये पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन में तो आ जाती है, बट इट इज़ फ्लोटिंग। और जब तक आपने इसको किसी दूसरी चीज़ के साथ बांधा नहीं है, तब तक ये ऐसा है कि दिस इज़ वोलाटाइल, और ये जो है तो उड़ जाएगा ये पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो किसी भी इंफॉर्मेशन को ज़्यादा वक्त के लिए याद रखने के लिए यू हैव टू टाई इट विथ समथिंग, और आपने एक इंफॉर्मेशन का नेटवर्क बनाना होगा कि ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इसके साथ कनेक्टेड है, ये इसके साथ कनेक्टेड है, ये जो है तो इसके साथ कनेक्टेड है। जब आप ये जाल बिछाएंगे अपने ब्रेन में, तब ही आप ज्यादा वक्त के लिए इसको याद कर पाएंगे। अब इस जाल से क्या मुराद है? इस जाल से सिंपली ये मुराद है कि आप उस टॉपिक को समझ जाए। मिसाल मैं आपको ये देता हूं, अब इमेजिन करें ये सेंटेंस मैं किसी 5th क्लास के स्टूडेंट को कह रहा हूं जिसको सेल का नहीं पता और जिसको पावर हाउस का नहीं पता, तो वो किस तरह माइटोकॉन्ड्रिया को याद रख पाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया ही पावर हाउस ऑफ द सेल है? वो आप ही का ये तरीका अपनाएगा कि वो इसके ऊपर क्रैमिंग करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। उसको सही वो याद रह जाएगा, लेकिन 3-4 दिन बाद उससे वो चीज़ फिर भूल जाएगी। लेकिन अगर उसको इस चीज़ की समझ आ जाए कि हम जो ह्यूमन बींग्स हैं उसकी बॉडी बनी है छोटे पुर्जों से, जिसको हम कहते हैं सेल, और इस सेल के अंदर हमारे साथ उससे मजीद छोटे पुर्जे हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया भी उस ही पुर्जों में से एक पुर्जा है। अब क्यों इसको पावर हाउस कहते हैं? बिकॉज हम जो खुराक खाते हैं उसकी ब्रेकडाउन होती है, डाइजेशन होती है, आखिर में हमारे साथ ग्लूकोज बनता है। इसी ग्लूकोज को जब हम इस मशीनरी में डालते हैं तो ये ग्लूकोज से तवानाई बनाता है, जिससे हम जो है तो चल रहे हैं। अब उसके लिए मैं एक नेटवर्क बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके लिए मैंने माइटोकॉन्ड्रिया को बांध दिया है किस चीज़ के साथ? डाइजेशन के साथ, तवानाई के साथ, एनर्जी प्रोडक्शन के साथ। तब ही जाकर उसको ये समझ आएगी कि अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, और वो ये इस चीज़ को पूरी उम्र जो है तो वो याद रखेगा। सेम इसी तरह कोई भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आप अपनी बुक में पढ़ते हैं, यू नीड टू नो उसका रीज़न क्या है, उसके पीछे का उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, जो मुख्तलिफ वर्ड्स आपको उस बुक के अंदर नज़र आ रहे हैं उनके बीच में लिंक क्या है, उनके बीच की स्टोरी क्या है। हमारी जो ब्रेन है ना, ये स्टोरी को बहुत अच्छे तरीके से याद रखती है। तो आपने उसकी एक स्टोरी बनानी है, उसकी एक एक्सप्लेनेशन बनानी है। इस तरह के सेंटेंसेस, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, जब आपको पता ही नहीं हो कि पावर हाउस कहते किस चीज़ को हैं, सेल किस चीज़ को कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया आप खाक याद रखेंगे। तो बायोलॉजी की इन्फॉर्मेशन को याद रखने के लिए स्टेप नंबर 1 जो आता है वो तो यही है कि अंडरस्टैंड दैट इन्फॉर्मेशन, अंडरस्टैंड इट। अब आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने इस टॉपिक को समझ लिया है या समझ नहीं लिया है? इसमें हमारे साथ एक टेक्निक आती है जिसको हम कहते हैं फेनमैन टेक्निक। फेनमैन टेक्निक, फेनमैन टेक्निक ये कहता है कि आप अगर एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन किसी 5 साल बच्चे को आसानी से समझा सकते हो तो इसका ये मतलब है कि ये चीज़ आपको समझ आ गई है। तो अंडरस्टैंड इट में तो ये फेनमैन टेक्निक आ गई है। बाकी हमारे साथ स्मार्ट स्टडी की स्ट्रेटजीज हैं, और वो मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा। दैट इज़ एक्टिव रिकॉल। जो एक्टिव रिकॉल का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर मैं आपको कहूँ कि दिस इज़ लेट्स से योर ब्रेन, ओके, और आप इसमें जो है तो इंफॉर्मेशन डाल रहे हो, डाल रहे हो, डाल रहे हो, सही है, दिस इज इंफॉर्मेशन। तो ब्रेन इस इंफॉर्मेशन को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा होता, सही है, बस आप डाल रहे हो, डाल रहे हो, डाल रहे हो, तो कुछ टाइम के बाद ये इंफॉर्मेशन आपसे भूलना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जब आप इसी इंफॉर्मेशन को ब्रेन से निकालने की कोशिश करते हो बार बार, सही है, आप अपने अल्फाज में इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हो, आप जो है तो बुक बंद करके अपने साथ कहते हो कि मैंने इस बुक के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, यू आर री कॉलिंग दैट इंफॉर्मेशन, सही, आपने एक बार पढ़ी, आप उसको दोबारा कॉल कर रहे हो। उस वक्त ब्रेन को लगता है कि अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो ये बार बार निकालने की कोशिश कर रहा है। ब्रेन इसको याद रखने की कोशिश करता है। अब एक्टिव रिकॉल का आसान मेथड क्या है? एक्टिव रिकॉल का आसान मेथड, जब आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, टीच इट।
यहाँ पर मैं आप लोगों का टाइम लूँगा और मैं इस इंफॉर्मेशन को एक सेंटेंस में यहाँ पर जो है तो वो लिखना चाहूँगा, और वो ये है कि ह्यूमंस रिमेंबर 14% of what they hear, but 90% of what they teach. स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ नॉन फैक्ट। मैं आप लोगों को बातें कर रहा हूँ, इन बातों में से 14% बातें ही आपको याद रहेंगी, लेकिन इसी टॉपिक को जब आप किसी को एक्सप्लेन करोगे, आप किसी को टीच करोगे, यू विल रिमेंबर 90% ऑफ इट। तो आपकी बायोलॉजी में मेन मसला आपका यही है ना कि आपसे चीज़ें भूलती हैं। वेल, दिस इज़ द टेक्निक टू रिमेंबर एवरीथिंग। और इस पे सोने का सुहागा करने के लिए आई वुड ऑल्सो एडवाइज यू टू मेक योर हैंड रिटन नोट्स। मेक योर हैंड रिटन नोट्स। अब जब मेरा लेक्चर आप लोग अटेंड कर लो, या आप किसी भी टीचर का लेक्चर अटेंड करते हो, आपने उस लेक्चर से रिटन नोट्स बनाने हैं अपने अपने हाथ के। ओके, इसमें आप लोगों ने लेज़ी नहीं बनना। रिसर्च हुई है कि और हर टाइम जो है तो दो स्टूडेंट्स विच मेक देयर ओन नोट्स ऑन द सब्जेक्ट परफॉर्म बेटर देन द स्टूडेंट्स विच डू नॉट मेक नोट्स। ओके, और फिर जब आप इन नोट्स को याद कर रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो, यू टेक अ स्मॉल पीस ऑफ इट। एक छोटा सा चंक आपने उसको लिया, आपने उसको रीड किया, समझा, आपने ये नोट्स बंद कर दिए और आप साइड पे हो गए हो। अब आपने अपने अल्फाज में ये जो चीज़ आपने अभी पढ़ी है, इसको आपने अपने इमेजिनरी स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करना है। जब आप लोग एक बार ये चीज़ करोगे, आप रियलाइज़ करोगे कि एक जगह पर आप स्टक हो गए। आपने दोबारा जाना है और आपने अपने उसी इंफॉर्मेशन को दोबारा पढ़ना है। आपको वो जगह मिल गई, लेकिन आपने पूरा पढ़ लिया, आपने उसको दोबारा बंद किया। अब आपने उसी जगह से स्टार्ट नहीं लेना, अब आपने स्टार्ट से वो जो छोटा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपने लिया था, उसको आपने स्टार्ट से दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करनी है अपने अल्फाज में। ये इंपॉर्टेंट है। हम लोग रट्टा नहीं लगा रहे, हम चीज़ को समझ रहे हैं और हम चीज़ को समझा रहे हैं। दैट्स द बेस्ट वे आई नो टू लर्न थिंग्स। इसके अलावा स्टूडेंट्स, जो मैंने यहाँ पर ऊपर आपसे स्टूडेंट नंबर बी डिस्कस किया था, और मैंने यहाँ पर कहा कि वो एक्स्ट्रा टाइम किस चीज़ में दे रहा है, टेस्ट में और प्रैक्टिस में। आप मुझे खुद बताएं, व्हाट इज एक्चुअली टेस्ट? इजंट इट अ टाइप ऑफ एक्टिव रिकॉल? अगर आप टेस्ट दे रहे हैं तो आप अपने माइंड से इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं ना वहाँ पर आप टेस्ट में, तो इट इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ एक्टिव रिकॉल। जो स्टूडेंट एक्टिव रिकॉल को अप्लाई करेगा अपनी प्रिपरेशन के अंदर, उससे एमडी कैट में एक लफ्ज़ भी नहीं भूलेगा, उसका 81 में से 81 मार्क्स बहुत आसानी के साथ आ सकते हैं। तो अगर मैं इसको कंक्लूड करना चाहूँ तो कंक्लूजन इस सब की यही है कि जब आप लोग लेक्चर देखें, तो अब पहले तो ये बात है कि आपने एक लेक्चर देखना है, और जब आप लोग लेक्चर देख रहे हो, मेक हैंड रिटन नोट्स। हैंड रिटन नोट्स, सही है। सेकंड, जब आपने नोट्स बना लिए, देन उसके बाद रीड योर बुक। अपने प्रोविंस की बुक आपने पढ़ी, सही है, और इसको जो है तो आपने क्रॉस चेक भी कर लेना है, ताकि बुक में अगर कोई पॉइंट है और वो आपने नोट्स में मेंशन नहीं किया तो वो भी आप जो है तो साथ में मेंशन कर दें। और तीसरा ये है कि लर्न विद द इंटेंशन टू टीच। अब इसमें क्या होगा, इसमें आपकी जो फाइनमेंट टेक्निक है वो यहाँ पर यूटिलाइज होगी कि आपका इंटेंशन है कि आप इस चीज़ को किसी 5 साल बच्चे को एक्सप्लेन कर सकते हो या नहीं। और फोर्थ चीज़ जो है वो ये है कि टीच इट। बेस्ट वे टू रिटेन समथिंग इज़ टू टीच इट। और फिफ्थ ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस आप किसी भी सोर्स से कर सकते हैं। आपके पास कोई एमसीक्यू की बुक है, आपके पास जो है तो पास्ट पेपर्स हैं, आप टेस्ट के लिए जाते हैं तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम जो एमडी अकेडमी है तो हम अपना क्यू बैंक बनाएंगे, और वो वी हैव आल्सो डिसाइडेड कि हम उसको भी जो है तो वो फ्री देंगे, बट वो आई थिंक जून तक कंप्लीट होगा। टिल दैट आप कोई भी सोर्स जो है तो वो यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा आई आल्सो ट्राई कि जिस जगह पर एमसीक्यू का कॉन्सेप्ट हो कंफ्यूजन, तो वहाँ पर मैं एमसीक्यूज भी ऐड करूँ इस कोर्स के अंदर। तो स्टूडेंट्स, कोर्स के ऊपर आते हैं। स्केजुअल इसका इस तरह है कि हमारे पास सैटरडे और संडे को जो है तो हम क्लासेस लेंगे। सैटरडे और संडे को टाइमिंग हमारे साथ होगी रात के 10 बजे। ओके, रात के 10 बजे आपने तरावी कर ली है और बस आप जो है तो आ गए हो, तो 10 बजे आई थिंक इज़ अ गुड टाइम रात के। और पूरे हफ्ते में 2 लेक्चर्स होंगे, तो 2 लेक्चर्स
पर वीक। आज से हमने स्टार्ट किया है, आज सैटरडे है, आज हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास हो गई है और कल से जो है तो हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, सेल स्ट्रक्चर इन फंक्शन। अब इस कोर्स के अंदर मैंने ट्राई किया है कि आई स्टिक टू द सिलेबस, स्पेसिफिकली आपके सिलेबस को स्टिक रहूं और हर जो लेक्चर है उसमें आपका एक ही लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है तो वो मैंने डिस्कस किया है, ज़्यादा चीज़ें भी नहीं हैं, तो आप काफ़ी आराम के साथ जो है तो ये चीज़ पढ़ सकते हो। इसके अलावा जो लोग इस चीज़ के ऊपर डर रहे हैं कि हम दूसरी बुक्स पढ़ें ना पढ़ें, उनके लिए आई हैव इंक्लूडेड द पॉइंट्स फ्रॉम ऑल द बुक्स। सही है, तो जितनी भी आपकी प्रोविंस की बुक है उन तमाम के हमने जो है तो पॉइंट्स इकट्ठे किए हैं और वो जो है तो मैं आपको समझाऊंगा। बस आप लोगों ने ये करना है कि आपने अपने हैंड रिटन नोट्स बना लेने हैं और जो बेहतर तरीका मैंने आपको बताया है लर्निंग का, वो आपने फॉलो करना है। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड इफ़ यू वांट टू अप्रिशिएट दिस बायोलॉजी का कोर्स जो कि मैं फ्री दे रहा हूँ, तो यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल। It will help me keep motivated and keep me consistent in uploading these lectures. कल आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।